कहानी की शुरुआत एक लोक कथा से होती है जहां हमें बताया जाता है कि सदियों पहले एक देवी परलोक से धरती पर आई ताकि इंसानों से मिल सके। उन्हें इंसानों का प्रेम भाव इतना अच्छा लगा कि वो यहीं रह गई। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक आदमी से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद देवी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो किसी भयानक यक्ष की तरह दिखते थे। इन उपदेवताओं ने धरती पर तबाही मचा दी, जिससे आहत हो देवी ने इन्हें हमेशा के लिए जंगलों पहाड़ों में छुपी गुफाओं में कैद रहने का शाप दे दिया और वो वापस परलोक चली गई। अब देवी के जाने के कई वर्षों बाद जब मनुष्य को इन दानवों के विचित्र शक्तियों के बारे में पता चला तो इन्होंने दानवों को पूजना शुरू कर दिया ताकि उन्हें पैसा और पावर मिल सके। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और हम एक छोटे बच्चे को खेतों के बीच भागता हुआ देखते हैं। इस बच्चे का नाम है चुक्कन। चुक्कन इलियामाला के जंगलों में रहने वाला एक अनाथ लड़का है। खेलते खेलते चुक्कन गांव के मुखिया और कान्ही रंगत परिवार के सरदार थुप्पन के सामने चला जाता है। हम देखते हैं कि थुप्पन गांव वालों को काफी बेरहमी से ट्रीट करता है और चुक्कन को यहाँ देख बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चुक्कन को नीच जाति का कहकर वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन थुप्पन की पत्नी नंगा कुट्टी चुक्कन को बहुत प्यार करती थी। वो बाकी गांव वालों के साथ चुक्कन को खाना खिलाती है और उससे पूछती है कि उसे जंगलों में अकेले घूमने में डर क्यों नहीं लगता। वो कहती है कि उसने सुन रखा है कि इलियामाला के जंगलों में चट्टन का राज है। इस पे चुक्कन कहता है कि चट्टन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर नंगा कुट्टी उसे पूछती है कि क्या कभी उसने सचमुच चट्टन को देखा है। ये सुनकर चुक्कन घबरा जाता है और खाना वहीं छोड़ वापस जंगलों की तरफ भाग जाता है। नंगा कुट्टी चुक्कन को वापस बुलाती है क्योंकि उसने अपने आम वहीं छोड़ दिए थे, लेकिन वो वापस नहीं आता। हम देखते हैं कि नंगा कुट्टी चुक्कन का लाया आम खाने लगती है। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि इलियामाला चट्टन देवी का ही बेटा था जिसे इलियामाला जंगल के लोग पूछते थे। कहा जाता है कि जो भी चट्टन की गुफा में उससे मिलने जाता वो वापस जिंदा नहीं लौटता था। लेकिन चुक्कन चट्टन का दोस्त था और हम देखते हैं कि नदियों पहाड़ों को पार कर चुक्कन चट्टन के लिए खाना ले जाता है, जिसके बदले में चट्टन उसे ढेर सारा कीमती रत्न भी देता है। तो अब हम कान्ही रंगत घर का सीन देखते हैं जहां मुखिया थुप्पन को पता चल जाता है कि उसकी पत्नी ने एक अनाथ चुक्कन के हाथ का लाया हुआ फल खाया था, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो खुद को पवित्र करने के लिए घर के तालाब में नहाने जाता है जहां उसे चुक्कन भी नहाता हुआ दिखाई देता है। ये देख थुप्पन गुस्से में पागल हो गया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब ये तालाब दूषित हो चुका है। चुक्कन उसके आगे गिड़गिड़ाता है, लेकिन थुप्पन उसे पत्थर से मारकर उसकी जान ले लेता है। इस हादसे से जंगलों में रहने वाला उपदेव इलियामाला चट्टन बहुत क्रोधित हो जाता है और पूरे गांव को शाप दे देता है। गांव में हाहाकार मच जाता है और लोग बेमौत मरने लगते हैं। सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं, लेकिन थुक्कन खुद भी इस शाप का शिकार बन चुका था। देवी से लाख प्रार्थना करने के बाद भी जब कोई असर नहीं होता तो वो देवी के दूसरे बेटे गड़ी देवन का आवाहन करते हैं। चंद्रग्रहण की एक रात थुप्पन जादू टोना की मदद से गड़ी देवन की मदद मांगता है और वहीं कान्ही रंगत परिवार को इस शाप से मुक्ति दिलाता है। तो यहाँ से कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और हम कुमारी नाम की लड़की से मिलते हैं। कुमारी के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और वो और उसका भाई जयन अपने चाचा चाची के परिवार के साथ रहते हैं। इस दौरान एक दिन कुमारी के लिए कान्ही रंगत परिवार के छोटे बेटे ध्रुवन का रिश्ता आता है। इस परिवार का मुखिया अब ध्रुवन का चाचा है, जो एक महान जादूगर है और लोगों को सांप के जहर से बचाने का काम करता है। इसके अलावा परिवार में ध्रुवन का बड़ा भाई अच्युतन है और उसकी बीवी है। सभी लोग इस रिश्ते से काफी खुश होते हैं, लेकिन कुमारी का भाई जयन नाराज हो जाता है। वो कुमारी को बताता है कि कान्ही रंगत की जमीन शापित रही है। इस वक्त गांव का मुखिया ध्रुवन के चाचा हैं, जो बहुत क्रूर हैं और ध्रुवन भी मानसिक तौर पे अस्वस्थ है। इसके बावजूद कुमारी मान जाती है क्योंकि वो अपने परिवार पे बोझ बनना नहीं चाहती थी। तो ऐसे में कुछ दिनों बाद ध्रुवन और कुमारी की शादी हो जाती है और हम देखते हैं कि शादी के बाद जब कुमारी और ध्रुवन अपने परिवार के साथ आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक औरत रोक लेती है। वो कुमारी को चेतावनी देती है कि वो कान्ही रंगत ना जाए क्योंकि वहां सदियों से एक शाप रहा है। इससे कुमारी काफी डर जाती है, लेकिन ध्रुवन के चाचा उसे इन सब पर ध्यान देने से मना करते हैं। गांव आने पर कुमारी को मालूम होता है कि ध्रुवन को दवा वगैरह चलती है और वो लोगों से कटा कटा रहता है। वो ये भी नोटिस करती है कि हर रात घर के मुखिया यानी ध्रुवन के चाचा घर के मंदिर में किसी की पूजा करने जाते हैं। वो इस बारे में अपने पति से पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तो अगली सुबह हम कुमारी को घर एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं जब वो इलियामाला जंगल के पास आ जाती है। उसे इस जंगल में चुक्कन नजर आता है जो उससे अपने पीछे आने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि कुमारी वहां जाती उसे उसकी भाभी और ध्रुवा के बड़े भाई अच्युतन की पत्नी रोक लेती है। वो कुमारी को बताती है कि उनके परिवार में किसी का भी इलियामाला जंगल में दाखिल होना मना है क्योंकि वहां चट्टन नाम का दानव रहता है। इसके बाद वो उसे इलियामाला का इतिहास की पूरी कहानी बताती है, लेकिन
कुमारी को ये बातें अफवाह लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुमारी को रात को सोते हुए एक भयानक सपना आता है। सपने में वो एक औरत को खून से लथपथ एक बच्चा लिए देखती है और वो कुमारी को अपने पास बुलाती है। उसी वक्त उसकी नींद टूट जाती है। वो देखती है कि ध्रुवन भी नहीं सोया है और वो ध्रुवन को अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। इस पे ध्रुवन उसे कंफर्ट करता है और उसे एक पत्थर देता है जिसे पकड़ के सोने से उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। इधर गांव वालों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। मुखिया उनसे अनाज वगैरह ले लेता है लेकिन बदले में गांव के लिए कुछ नहीं करता। हम देखते हैं कि अगली सुबह कुछ किसान मिलकर मुखिया से शिकायत करते हैं कि इस साल उनका अनाज बर्बाद हो गया है, अतः वो पहले जितना कर जमा नहीं कर पाएंगे। और ये सुनकर अच्युतन और उसके चाचा काफी क्रूर हो जाते हैं, जिससे एक मजदूर उन्हें लालची और जुल्मी करार देता है। अब ध्रुवन भी चुप नहीं बैठता और उन्हें यहाँ से निकल जाने को कहता है, लेकिन उसके चाचा उल्टा उसे ही कोसने लगते हैं और कहते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। घर के अंदर बैठी कुमारी ये सब देख लेती है और ध्रुवन से पूछती है कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसे व्यवहार क्यों करते हैं। ध्रुवन बताता है कि बचपन से ही इस घर में सिर्फ उसके बड़े भाई अच्युतन को मान सम्मान मिलता आया है, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि वो पागल है। वो शेयर करता है कि उसे बचपन में ही बहुत मारा पीटा गया था, जिससे कि उसने गुस्से में अपने ही गुरु को जलाकर मार दिया था और तब से ये बात और प्रसिद्ध हो गई कि वो पागल है। सब जानते हैं कि आगे चल के गांव का भार उसके भाई को मिलेगा, अतः कोई उसे सम्मान नहीं देता। कुमारी ध्रुवन को संभालती और उससे वादा करती है कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तो कुछ दिन बीत जाते हैं और कुमारी को अब भी वही बुरा सपना आता रहता है। एक दिन उसे वापस से इलियामाला के जंगलों में चुक्कन दिखता है और इस बार वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। चुक्कन के पीछे जाते हुए कुमारी जंगलों में रहने वाली एक आदिवासी औरत से मिलती है। ये औरत उन्हीं लोगों में से थी जो सदियों से इलियामाला चत्तन को पूजते आए हैं। ये औरत कुमारी को बताती है कि इस गांव में सदियों से उसका इंतजार किया गया है। वो उससे कहती है कि कुमारी इस वक्त पेट से है और बहुत जल्द उसके अपने परिवार वाले उसके बच्चे को मारने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर कुमारी बहुत डर जाती है एंड देन औरत उसे कहती है कि जिस दिन कुमारी को ये बात पता चले वो सीधे इस जंगल में आ जाए और खुद इलियामाला चत्तन देव उसके बच्चे की रक्षा करेंगे। ये सुन कुमारी बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। जंगल के द्वार पर कुमारी बेहोश हो जाती है और उसे देखने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। घर वालों को भी पता चलता है कि कुमारी मां बनने वाली है। ये खबर सुन अच्युतन काफी दुखी हो जाता है, लेकिन ध्रुवन और उसके चाचा काफी खुश नजर आते हैं। ध्रुवन कुमारी को बताता है कि जल्दी वो इस घर को वारिस देने वाली है, जिससे उसे भी बहुत इज्जत मिलेगी जो अब तक अच्युतन को सिर्फ मिलती आई है। एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि ध्रुवन का भाव बढ़ने लगा है और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। उसके चाचा भी इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अच्युतन के बदले अब ध्रुवन को गांव का सरदार बनाया जाएगा। तो एक रात कुमारी को ध्रुवन अपने बिस्तर से गायब मिलता है और वो उसे ढूंढने बाहर जाती है। हम देखते हैं कि ध्रुवन खून से लथपथ हालत में घर के कोने में पड़ा हुआ है। टू अटर हॉरर उसने अपनी उंगलियां काट ली थी और क्रीपली मुस्कुरा रहा था। वो कुमारी से कहता है कि अब उसकी भी 3 ही उंगलियां हैं जैसे गरी देवन की है। कुमारी बहुत घबरा जाती है और किसी तरह ध्रुवन को संभाला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद ध्रुवन और अच्युतन में लड़ाई भी हो जाती है। अच्युतन गुस्सा होकर चला जाता है और हम उसे पारिजातम नाम की औरत के साथ देखते हैं। पारिजातम उसे समझाती है कि अगर उसे कानी रंगत पे कब्जा करना है तो उसे गरी देवन नहीं बल्कि इलियामाला चत्तन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अब वही उसे ये हक दिलवा सकते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि कुमारी अपनी भाभी से ध्रुवन के लिए माफी मांगती है, लेकिन भाभी उसे बताती है कि उसने जानबूझकर कभी अपना बच्चा नहीं किया, क्योंकि उसे मालूम है कि कानी रंगत खानदान के पहले वारिस के नसीब में क्या लिखा हुआ है। कुमारी कुछ समझ नहीं पाती, जिस पे अच्युतन की पत्नी उसे सालों पहले की पूरी घटना बताती है। वो कहती है कि जब अरसों पहले इस गांव पर इलियामाला चत्तन का शाप लगा था तब थुप्पन ने गरी देवन की आह्वान की, लेकिन कानी रंगत को बचाने के बदले में गरी देवन ने इस परिवार के पहले संतान की बलि मांगी। थुप्पन की पत्नी नंगाकुट्टी की गोद देवी मां के कृपा से भरी थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए थुप्पन ने अपने ही बेटे को सौंप दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गरी देवन उस छोटे बच्चे को खा जाता है, जिससे कानी रंगत सारे शापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन नंगाकुट्टी इस दुख में अपनी जान दे देती है। इसके बाद भाभी कुमारी को अपने साथ घर के ऊपर के कमरे में ले जाती है, जहां हम एक भयानक नजारा देखते हैं। कमरे में एक अधमरा आदमी पड़ा हुआ था जिसकी हड्डियां तक बाहर आ गई थी और वो काफी दर्द में दिख रहा था। भाभी कुमारी को बताती है कि यह आदमी और कोई नहीं बल्कि थुप्पन है, जो अपने कर्मों की वजह से आज भी इसी घर में कैद है। वो ये भी कहती है कि 12 पीढ़ियों तक गरी देवन ही परिवार की रक्षा करते आया है, लेकिन अब उसे एक और बलि की तलाश है। अगर कुमारी अपने बच्चे को बचाना चाहती है तो उसे इलियामाला चत्तन की मदद लेनी होगी। हम देखते हैं कि कुमारी और अच्युतन की बीबी को ये सब बातें करते हुए मुखिया देख लेता है और भाभी को मरवा देता है। कुमारी इस हादसे से बहुत टूट जाती है, लेकिन उसे अपने भाभी की बात याद आती है।
अपने बच्चे को बचाने के लिए कुमारी रात को चोरी छुपे इलियामाला जंगल जाती है, जहां उसे वही औरत मिलती है। वो उसे एक मंत्रों की किताब देती है जिससे इलियामाला चत्तन देव को बुलाया जा सकता है। वो औरत कुमारी को इलियामाला चत्तन की गुफा में भी लाती है। हम देखते हैं कि कुमारी डरते हुए आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में उसके सामने एक काली परछाई आ खड़ी होती है। ये परछाई कुमारी के कोख पे हाथ फेरती है और उसे वचन देती है कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। वो कुमारी को एक तरह का यंत्र भी देती है ताकि उसके बच्चे की रक्षा हो सके। गुफा से निकलने के बाद बूढ़ी औरत कुमारी से कहती है कि वो इस यंत्र को अपने घर में दफना दे और बाकी सब इलियामाला चत्तन पे छोड़ दे। ये औरत कुमारी को चेतावनी देती है कि यहाँ से सब कुछ बदलने वाला है, अतः वो तैयार रहे। तो कहानी अगले दिन पर आता है, जहां गांव में एक बार फिर चत्तन का शाप फैलने लगता है। गांव वाले बीमारियों से मर रहे हैं और सभी मदद मांगने मुखिया के पास आते हैं। मुखिया समझ चुका था कि ये सब इलियामाला चत्तन का काम है। वो गांव वालों को आश्वासन देता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और ध्रुवन को उनका नया सरदार घोषित कर देता है। सभी गांव वाले ध्रुवन के आगे झुक जाते हैं, जिससे ध्रुवन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मुखिया उसे समझाता है कि गांव वालों के इस डर का फायदा उन्हें उठाना चाहिए। अपने चाचा की तरह वो भी मजदूरों से बेरहमी से काम लेने में लग जाता है। ध्रुवन के चाचा उसे भी जादू टोना सिखाना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ चत्तन का शाप धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगता है। इस बात की खबर अच्युतन और पारिजातम को भी लग जाती है और पारिजातम अच्युतन को चत्तन की शरण में चले जाने को कहती है। हम देखते हैं कि अच्युतन उसकी बात मान लेता है और इलियामाला की गुफाओं की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचने पर चत्तन उसे ही मार डालता है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि एक तरफ ध्रुवन और उसके चाचा गरी देवन की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुमारी चत्तन का मंत्र पढ़ती जा रही है। पूजा के दौरान इलियामाला जंगलों से एक सांप निकल आता है और मुखिया को मार डालता है। ध्रुवन अपने चाचा और बड़े भाई का अंतिम संस्कार करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर कौन है जिसने उसके गांव पर चत्तन के काल को बुलावा दिया होगा। उसे गांव के उसी किसान पे शक होता है जिसने कर के लिए लड़ाई की थी और वो उस मजदूर को काफी मारता पीटता है। लेकिन यह आदमी ध्रुवन से कहता है कि उसे निर्दोष लोगों के बजाय इलियामाला के आदिवासियों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि वही लोग इलियामाला चत्तन की पूजा करते हैं। ये सुनकर ध्रुवन अपने पूर्वज थुप्पन के पास जाता है और बताता है कि उसने इलियामाला के देव चत्तन को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया है। थुप्पन उसे समझाता है कि चंद्र ग्रहण की रात तक उसे इलियामाला से दूर रहना चाहिए, लेकिन ध्रुवन घमंड में पागल हो चुका था और वो सभी गांव वालों को इकट्ठा कर आदिवासियों पर हमला कर देता है। जंगल में ध्रुवन उसी औरत का सामना करता है जिसने कुमारी को चत्तन तक पहुंचाया था। ध्रुवन उसे धमकाता है, लेकिन ये औरत हंसने लगती है और ध्रुवन को बताती है कि बहुत जल्द चत्तन जंगलों से निकलकर कान्ही रंगत पर हमला करेगा और सबसे पहले उसी की बलि चढ़ाएगा। वो उसे कुमारी के पूजा वाली बात भी बता देती है। ध्रुवन पूरी तरह पागल हो जाता है, लेकिन तभी हम दूर की गुफाओं से चत्तन देव के गुर्राने की आवाज सुनते हैं और सभी लोग ध्रुवन को लेकर वहां से भाग जाते हैं। तो घर पहुंचकर ध्रुवन कुमारी को कन्फ्रंट करता है और कुमारी कहती है कि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे की बलि नहीं चढ़ने देगी। ध्रुवन कुमारी का गला घोटने लगता है और कहता है कि इस गांव की भलाई के लिए वो अपने बच्चे की ही नहीं बल्कि उसकी भी बलि चढ़ा सकता है। वो कुमारी को उसी कमरे में बंद कर देता है और हुक्म देता है कि बच्चे के आने तक उसे आजाद नहीं किया जाएगा। ऐसे ही 9 महीने बीतने लगते हैं जब एक दिन कुमारी से मिलने उसका भाई जयन आता है। कुमारी उसे सारी बात बता देती है और जयन गुस्से में ध्रुवन से लड़ने लगता है, लेकिन ध्रुवन उसे भी मार डालता है। अब तक कुमारी पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो मदद मांगने सीधा थुप्पन के पास जाती है। थुप्पन कुमारी से अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने अपनी बीवी नंगा कुट्टी के साथ बहुत अन्याय किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भी थुप्पन की तरह आजाद नहीं हो पाई है। यहाँ थुप्पन रिवील करता है कि अब तक कुमारी को जो सपने आए हैं वो उसे नंगा कुट्टी ही दिखाती रही है। उसी ने कुमारी को चत्तन के पास भेजा था और थुप्पन बताता है कि चत्तन यहाँ कुमारी के बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना बदला लेना चाहता है। आगे थुप्पन कहता है कि उसे इस घर के काल कोठरी से गांव के असली देवी की प्रतिमा को निकालना होगा, क्योंकि वही उसे और उसके बच्चे को बचा सकती है। चंद्र ग्रहण की रात चत्तन और गरी देवन के बीच लड़ाई होगी और देवी की कृपा से वही बच सकेगा जिसमें ज्यादा ताकत हो। ये सुनकर कुमारी वैसा ही करती है और देवी की मूर्ति को बाहर निकालकर प्रार्थना करती है। आखिरकार वो दिन भी आ ही जाता है जब कुमारी अपने बेटे को जन्म देती है। कुमारी अपने बच्चे को लेकर भागने लगती है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। ध्रुवन बलि देने की तैयारी करता है और हम देखते हैं कि वो मंदिर जमीन के अंदर एक सुरंग का दरवाजा खोल देता है, जिसमें वो अपने हाथ काट कर खून गिराता है। सुरंग के अंदर से एक अजीब क्रीचर बाहर आता है और इस एंटिटी का जीव काफी लंबा था और ये किसी जानवर जैसा दिख रहा था। ध्रुवन इसकी पूजा करता है और अपने बेटे को इसके आगे रख देता है, लेकिन तभी इलियामाला जंगलों से
चत्तन भी जाग उठता है और हम उसे यहाँ प्रकट होते हुए देखते हैं। चत्तन का शरीर काले रंग का था और वो देखने में काफी भयानक लग रहा था। चत्तन और गणिदेवन में यहाँ भीषण लड़ाई होती है, जहाँ चत्तन हर हाल में कुमारी के बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। अब तक कुमारी को भी होश आ चुका था और वो भी यहाँ आ जाती है और गणिदेवन का सामना करती है। लड़ते हुए दोनों उपदेव उसी सुरंग में गिर जाते हैं जहां से गणिदेवन निकला था। ये देख ध्रुवन खुद ही अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यहाँ कुमारी उस पे कटार से वार कर देती है और उसकी जान ले लेती है। इसके बाद कुमारी अपने बच्चे को उठा लेती है और उधर सुरंग से केवल चत्तन बाहर आता है, जहां हम उसके हाथ में गणिदेवन की कटी जुबान देखते हैं, इंडिकेटिंग कि उसने गणिदेवन को हरा दिया है। हमें बताया जाता है कि इसी के साथ कान्ही रंगत पे लगा हुआ शाप खत्म हुआ और देवी की कृपा वापस से स्थापित हो गई। अंत में हम कुमारी को मुखिया का भार संभालते हुए देखते हैं, जहां वो सारे मजदूरों को आजाद कर देती हैं और इस साल का अनाज उनमें ही बांट देती है। वो कहती है कि सालों से इस गांव में बहुत कुछ गलत होता आया है, लेकिन अब नहीं होगा। कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि कुमारी का बेटा अब कुछ बड़ा हो चुका है और उसे भी जंगलों में चुक्कन खड़ा दिखाई देता है, जो उसे अपने पास बुलाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुमारी की पूरी कहानी और अब हम इसे शॉर्ट में समझेंगे। कहानी काफी खूबसूरत है और इसमें कई छोटे छोटे डिटेल्स हैं। हम देखते हैं कि स्वर्गलोक से आई देवी धरती पर अपना घर बसाती हैं, लेकिन उनके बच्चे इंसानों को प्रताड़ित करते हैं। इस वजह से देवी उन्हें जंगलों में और जमीन के नीचे छुपे रहने का शाप देकर चली जाती है। ऐसा देखा जा सकता है कि चत्तन को जंगलों में छोड़ा गया था, जहां उसे जंगल के ट्राइब्स पूजते हैं। वो प्रकृति के करीब रहता है, शायद इसीलिए इतने सालों में उसके अंदर दया और दोस्ती की भावना जागृत हो जाती है। वो चुक्कन से प्यार करता है और उसी के मौत से गुस्सा होकर कान्ही रंगत को शाप दे देता है। वहीं गणिदेवन को जमीन के अंदर छुपे रहने का शाप था और वो अपने सुरंग में रहता था, लेकिन जब उसे मदद मांगी गई तो उसने अपने अंदर के गुस्से और असुरी भावना की वजह से एक बच्चे की बलि मांगी, जिसके बाद कान्ही रंगत तो सुरक्षित हो गया, लेकिन बदले में देवी माँ का आशीर्वाद जाता रहा। इस गांव में महिलाओं की स्थिति काफी गंभीर दिखाई गई है, जहां पुरुष पैट्रियार्की या फिर हम कह सकते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाते हैं और भेदभाव में यकीन करते देखे गए हैं। लेकिन वहीं नंगा कुट्टी और परिवार की बाकी औरतें ऐसी नहीं हैं। इनफैक्ट फ्लैशबैक में भी जब कान्ही रंगत परिवार में सभी पर चत्तन का शाप पड़ता है तो हम देख सकते हैं कि नंगा कुट्टी को कोई बीमारी नहीं हुई थी, विच मींस कि चत्तन शुरू से ही बस गुनहगारों के पीछे था। अंत में कुमारी इस घर में मर्दों के प्रताड़ना को देख वापस से चत्तन की मदद मांगती है, जो आता भी है और चुक्कन की तरह कुमारी के बेटे को भी बचाता है। कुमारी खुद अपने पति का संहार करती है क्योंकि गुस्से और घमंड में वो पागल हो चुका था। इतने सालों तक ध्रुवन के साथ जो भी होता आया, उसका गुस्सा उसके दिमाग पे चढ़ चुका था और कुमारी खुद देवी का स्वरूप बनकर शांति स्थापित करती है। इस नजरिए से इस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट को भी पोर्ट्रे किया गया है। अंत में हम कुमारी के बेटे को चुक्कन की आत्मा के साथ देखते हैं, जिसका या तो ये मतलब हो सकता है कि चट्टन चुक्कन की तरह ही कुमारी के बेटे को भी प्यार देगा, या ये भी हो सकता है कि गांव से अभी भी शाप गायब नहीं हुआ है। आई मीन वो उसे मैनिपुलेट कर रहा होगा। तो आप क्या मानते हैं? आप प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो कहानी की शुरुआत सन 1881 के बंगाल प्रेसिडेंसी में होती है, जहां एक छोटी बच्ची जिसका नाम बुलबुल है, उसकी शादी एक आदमी से होती है जिसका नाम इंद्रनील ठाकुर होता है। इंद्रनील एक जमींदार था जिसके दो और भाई थे। एक का नाम महेंद्र था जो कि इंद्रनील का जुड़वा भाई था और वो मेंटली थोड़ा अंडर डेवलप्ड था। वहीं दूसरे भाई का नाम सत्या था जो कि बुलबुल की उम्र का ही था। विदाई के वक्त पालकी में बुलबुल और सत्या की अच्छी दोस्ती हो जाती है और सत्या बुलबुल को चुड़ैल वाली कहानियां सुनाता है। अब यहाँ बुलबुल को ऐसा लग रहा था कि उसकी शादी सत्या से हुई है, लेकिन हवेली में आने के बाद बुलबुल को यह एहसास होता है कि उसकी शादी इंद्रनील से हुई है और सत्या तो उसका देवर है। इतना ही नहीं, सत्या इकलौता इंसान होता है जो बुलबुल को उसके नए घर में सहारा देता है, मे बी बिकॉज ये दोनों सेम एज ग्रुप के थे। यहाँ से कहानी 20 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ सत्या लंदन से अपनी लॉ की पढ़ाई करके घर वापस आया है और जंगल के रास्ते में आते वक्त सत्या का ड्राइवर सत्या से गांव में रहने वाली एक चुड़ैल के बारे में बोलता है। इसी बीच एक सीन में हम उसे एक औरत की आकृति देखते हैं जो कि पेड़ों से लटक रही थी। खैर, सत्या हवेली पहुंचता है और अगली सुबह वो अपनी भाभी बुलबुल से मिलने जाता है, जो कि बचपन वाली बुलबुल से अब काफी बदल चुकी है। हवेली में इंद्रनील का कोई अता पता नहीं था और महेंद्र की भी 3 साल पहले मौत हो चुकी थी। यहाँ हम बुलबुल को एक मीटिंग में देखते हैं जहाँ सत्या का ड्राइवर अपनी दोनों बीवियों के साथ होता है। असल में सत्या के ड्राइवर ने दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए बुलबुल ने उसे और उसकी फैमिली को बुलवाया था। बुलबुल कहती है कि अगर ड्राइवर की पहली बीवी को कुछ भी हुआ तो बुलबुल ड्राइवर को पनिश करेगी।
बुलबुल और सत्या के कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सत्या 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गया था और तभी से वो घर नहीं आया था। खैर, सत्या और बुलबुल विनोदिनी से मिलने जाते हैं जो कि महेंद्र की विधवा होती है और विनोदिनी सत्या को बताती है कि महेंद्र को एक चुड़ैल ने मारा है क्योंकि विनोदिनी ने कमरे में खून से लथपथ उल्टे पैरों के निशान देखे थे। विनोदिनी की इन बातों को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। उसी रात सत्या गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है, पर जाने से पहले वो बुलबुल को एक डॉक्टर सुदीप नाम के आदमी के साथ देखता है। यहाँ सत्या को अजीब लगता है क्योंकि उस जमाने में बुलबुल जैसी शादीशुदा औरत को बिना पर्दे के गैर मर्दों के सामने आना अलाउड नहीं था। सुदीप और बुलबुल गांव के मास्टर दिनकर के बारे में बात करते हैं जो कि अपनी बीवी को मारता पीटता था, लेकिन मास्टर की बीवी मास्टर के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहती थी। एनीवेज, सत्या गांव के लोगों के साथ जंगल में जाता है और इस ग्रुप में वो मास्टर दिनकर भी था। शिकार के दौरान मास्टर सत्या और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और मास्टर पे एक औरत अटैक करके उसे मार देती है। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि इस औरत के उल्टे पैर होते हैं और मास्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सत्या मास्टर की आवाज़ का पीछा करता है। वहीं सुदीप को भी सत्या की आवाज़ सुनाई देती है और वो भी इस आवाज़ की तरफ भागता है। भागते भागते सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता और उसी बीच सत्या सुदीप को उस खंडर के पास देख लेता है। कुछ समय बाद सत्या और बाकी सभी को मास्टर की डेड बॉडी एक पेड़ से टंगी मिलती है और सत्या को ये लगने लगता है कि ये मर्डर एक आदमी ने किया है। पुलिस के आने से पहले सुदीप गांव वालों से कहता है कि उन्हें मास्टर की बॉडी उसके घर पर रख देनी चाहिए और यहाँ सत्या सुदीप से पूछता है इफ ही सॉ समथिंग, पर सुदीप कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा। अगली सुबह सत्या विनोदिनी को हवेली ले आता है जो कि महेंद्र की डेथ के बाद बाकी विधवाओं के साथ आश्रम में रहने लगी थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि विनोदिनी बुलबुल से हमेशा बेरुखी से पेश आती थी और वो बुलबुल से जलती भी थी क्योंकि बुलबुल हवेली की बड़ी बहू थी और विनोदिनी उम्र में काफ़ी बड़ी होते हुए भी हवेली की छोटी बहू कहलाती थी। इतना ही नहीं, विनोदिनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती हमेशा खटकती थी। खैर, सीन अब रियल टाइम में आकर सत्या को मास्टर दिनकर के श्राद्ध में दिखाता है और सत्या अब डिसाइड कर लेता है कि वो खुद गांव के डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करेगा। सत्या उस खंडर के पास पहुंचता है जहां उसने सुदीप को मास्टर की मौत के वक्त देखा था और वहां सत्या को इंसानी हाथों के निशान मिलते हैं जिन पर खून लगा हुआ था। एनीवेज, हवेली आकर सत्या विनोदिनी से सुदीप के हवेली में आने जाने के बारे में पूछता है, पर उसी वक्त बुलबुल वहां आ जाती है। सत्या के वहां से जाने के बाद बुलबुल एक तरह से विनोदिनी को टॉन्ट करती है जिसकी वजह से इंद्रनील ने 5 साल पहले सत्या को लंदन भेज दिया था। यहाँ हम व्यूअर्स एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि विनोदिनी सत्या और बुलबुल के दोस्ती के खिलाफ इंद्रनील के कान भाड़ा करती थी और विनोदिनी ने ही इंद्रनील के मन में सत्या को बुलबुल से दूर भेजने का बीज बोया था। पहले तो विनोदिनी सत्या के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी जिसके बारे में जानकर बुलबुल दुखी हो गई क्योंकि सत्या उसका इकलौता दोस्त था, पर फिर जब इंद्रनील सत्या और बुलबुल को साथ समय बिताते और कहानियां एक्सचेंज करते देखता है तो उसे गुस्सा आने लगता है। इंद्रनील दोनों को बुलाता है और वो सत्या से कहता है कि वो उसे पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। ये बात सुनकर बुलबुल बहुत इमोशनल वे में रिएक्ट करती है, वहीं सत्या को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इन सब चीजों को देखकर इंद्रनील को और भी गुस्सा आने लगता है और हम ये क्लियरली समझ पाते हैं कि बुलबुल को सत्या काफी पसंद था। इंद्रनील फिर सत्या के साथ कैलकटा जाता है जहां वो सत्या के लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार कर सके और कुछ दिन बाद जब इंद्रनील घर वापस आता है तो वो बुलबुल को बताता है कि उसने सत्या को उधर ही से लंदन भेज दिया। ये बात सुनकर बुलबुल टूट जाती है और वो गुस्से में उसकी और सत्या की कहानियों वाली डायरी को जला देती है। दूसरी तरफ विनोदिनी अब भी इंद्रनील के कान भर रही होती है और जब इंद्रनील बुलबुल के कमरे में आता है तो उसे बुलबुल की डायरी के कुछ जले हुए पन्ने दिखते हैं जो कि फायर प्लेस में पड़े हुए थे। उसमें से एक टुकड़े पे सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर इंद्रनील को इतना गुस्सा आता है कि वो एक फायर स्टोकर रॉड लेकर बुलबुल के पास जाता है जो कि बाथरूम में होती है और वो बुलबुल के पैरों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों को ट्रीट करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था जिन्होंने बुलबुल के पैरों को ऑपरेट किया और उनकी मरहम पट्टी करी। डॉक्टर सुदीप के पूछने पे इंद्रनील का कहना था कि बुलबुल सीढ़ियों से गिरी है, लेकिन सुदीप समझ जाते हैं कि ऐसे घाव सीढ़ियों पे गिरने से नहीं होते। इंद्रनील विनोदिनी से सुदीप को पे करने के लिए कहते हैं और वो खुद हवेली छोड़कर वहां से चले जाते हैं।
सीन अब रियल टाइम में शिफ्ट होकर सत्या को हवेली में दिखाता है जिसके पास कोतवाल आया हुआ है और कोतवाल सत्या को गांव में हुए एक और खून के बारे में बताता है। सत्या और कोतवाल डेड बॉडी के पास जाते हैं और वहां कोतवाल सत्या से कहता है कि एक छोटी सी बच्ची विटनेस है जिसके हिसाब से उस आदमी को काली माँ ने मारा है। कोतवाल सत्या को यह भी बताता है कि सुदीप उस बच्ची का इलाज कर रहे हैं जो अभी ट्रॉमा में है। सत्या ये जानकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि हर एक डेथ से सुदीप की किसी न किसी तरह कनेक्शन जरूर थी और उसी रात सुदीप को इन्वेस्टिगेट करते करते सत्या सुदीप और बुलबुल को एक घर के पास देखते हैं जिसमें बचपन में सत्या और बुलबुल खेला करते थे और वो दोनों वहां बैठकर कहानियां लिखते थे। खैर बाद में सत्या बुलबुल को कन्फ्रंट करता है क्योंकि उसको बुलबुल का सुदीप के साथ होना सही नहीं लगता था, स्पेशली क्योंकि इंद्रनील वहां नहीं रहता है और सत्या के हिसाब से बुलबुल अपनी मर्यादा को लांघ रही है। सत्या इंद्रनील को चिट्ठी लिखकर बुलबुल के बारे में बताता है और सत्या इस बारे में बुलबुल से कहते हुए ये बोलता है कि बुलबुल को अपने मायके वापस चले जाना चाहिए। बुलबुल सत्या से कहती है कि सत्या सुदीप से जलता है, इनफैक्ट सत्या भी अपने भाई जैसा ही है। यहाँ हम व्यूअर्स फिर से एक फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि जब बुलबुल के पैरों का ऑपरेशन हुआ था और वो बिस्तर में हेल्पलेस पड़ी थी तो मेंटली अनस्टेबल महेंद्र ने बुलबुल को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया था, जिसके बाद बुलबुल दर्द से अपने होश गंवा बैठी थी। कुछ देर के लिए तो बुलबुल की सांसें तक बंद हो गई थी और ये देखकर महेंद्र डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि बुलबुल की मौत हो गई है। महेंद्र भागकर अपने कमरे में चला जाता है और इसी बीच हम देखते हैं कि हवेली के बाहर मून एक रेड ब्लड मून में तब्दील हो जाता है और बुलबुल को अचानक से होश आता है, जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चीख और महेंद्र को डरा हुआ देखकर विनोदिनी बुलबुल के पास पहुंचती है और वो बुलबुल के घाव क्लीन करके उसे साफ कपड़े पहना देती है। ये सब करते वक्त विनोदिनी मानो खुद से बातें करते हुए कुछ कहती रहती है, एज इफ वो ये बातें खुद को दिलासा देने के लिए कह रही थी। विनोदिनी कहती है कि भले ही उसका पति मेंटली अंडर डेवलप्ड है पर उसकी शादी एक बड़े घर में हुई है जहां उसे इज्जत मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, जेवर मिलेंगे और अगर उसे महेंद्र से इंटीमेसी नहीं मिली तो इंद्रनील उसका ख्याल रखेंगे। ये स्टेटमेंट काइंड ऑफ बुलबुल के लिए भी था ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। इस सब के बीच बुलबुल विनोदिनी को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है और बुलबुल बदली हुई सी लग रही थी, मानो कि उसका इनोसेंस और बचपना एक तरह से खत्म हो गया हो। विनोदिनी के बाद सुदीप बुलबुल को चेक करने आते हैं और वो समझ जाते हैं कि बुलबुल के साथ जबरदस्ती हुई है। वो बुलबुल से इस बारे में पूछते हैं लेकिन बुलबुल सुदीप से अपना काम करने के लिए कहती है। सीन अब फिर से रियल टाइम में शिफ्ट होकर बुलबुल को दिखाती है जिसे विनोदिनी महेंद्र के बरसी के पूजा के लिए बुलाने आई होती है और पूजा के पास बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है जो कि असल में सत्या के ड्राइवर का और उसकी पहली बीवी का लड़का था। वो लड़का बुलबुल को अपनी माँ की लाश के पास ले जाता है और वो ये कहता है कि उसके पिता ने उसकी माँ को अपनी नई बीवी के कहने पर घर से निकाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। दूसरी तरफ सत्या सुदीप के पास पहुंचता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि सुदीप ही लोगों को मार रहा है और उसे सुदीप से पर्सनली भी प्रॉब्लम थी। वो सुदीप को लेकर कोर्ट जाना चाहता है जिसके लिए वो सुदीप को गन से थ्रेटन करके ले जाता है, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी जंगल के पास रुक जाती है और जब सत्या कैरेज से बाहर आकर देखता है तो वो अपने ड्राइवर को, जिसकी पहली बीवी ने सुसाइड कर लिया था, उसे मरा हुआ पाता है। सत्या को अपने सामने एक औरत की आकृति भी दिखती है और सत्या उस पर गोली चला देता है। सत्या सुदीप को यह कहकर छोड़ देता है कि उसने चुड़ैल को देख लिया है जो कि गांव में मर्डर्स कर रही है, विच मीन्स दैट सुदीप इज नॉट द किलर। इसके बाद सत्या अकेले ही चुड़ैल को पकड़ने निकल जाता है और यहाँ सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि बुलबुल थी और बुलबुल का अवतार देवी माँ जैसा था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बुलबुल के उल्टे पैरों को देख पाते हैं और फ्लैशबैक की कुछ सीन से हमें पता चलता है कि बुलबुल के पैरों के ऑपरेशन के बाद भी उसके पैर इस कदर डैमेज हो गए थे कि उसके पैर उल्टे हो गए और बुलबुल के पैरों को सीधा करने के लिए सुदीप उसका ट्रीटमेंट भी करता था और वो उसके लिए स्पेशल शूज भी लेकर आया था। एनीवेज, सुदीप देखता है कि बुलबुल को सत्या के बंदूक से गोली लगी है एंड शी वॉज ब्लीडिंग और सुदीप सत्या के पीछे जाता है टू स्टॉप हिम फ्रॉम किलिंग बुलबुल। सुदीप बार बार सत्या से कहता है कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, लेकिन सत्या जंगल में आग लगा देता है। सत्या ये बात सुनने को तैयार ही नहीं होता कि वो औरत चुड़ैल नहीं है और यहाँ हम व्यूअर्स को फिर से एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें हम एक आदमी को बाथ टब में देखते हैं जो कि एक छोटी सी बच्ची को एक्सप्लॉइट करने वाला था, पर तभी वहाँ बुलबुल आकर उस आदमी को मार देती है और उस बच्ची को बचा लेती है जो बुलबुल को देवी माँ समझने लगी थी। एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने मास्टर दिनकर को कैसे मारा, क्योंकि मास्टर
दिनकर अपनी बीवी को फिजिकली अब्यूज करता था। फाइनल फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही महेंद्र को काट कर मार दिया था क्योंकि महेंद्र ने उसे मॉलेस्ट किया था और बुलबुल के ही उल्टे पैरों के निशान विनोदिनी को मिले थे। यानी कि गांव में अगर कोई भी मर्द औरत को पीड़ा दे रहा था तो बुलबुल उसे मार दे रही थी और लोगों को ऐसा लगने लगा था मानो गांव में कोई चुड़ैल है। सीन अब शिफ्ट होकर जंगल को दिखाता है जहां चारों तरफ सत्या ने आग लगा दिया है और सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा होता है। बुलबुल जो कि अब घायल थी वो एक पेड़ पे सहारा लेती है और वहां बैठ जाती है। दूसरी तरफ सुदीप सत्या के पास पहुंचता है और जब सत्या सुदीप को जंगल में बड़ी बहू बुलाते हुए सुनता है तो वो फाइनली रियलाइज करता है कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि बुलबुल है। सत्या टूट जाता है और वो अपने बुलबुल के बचपन वाले दिनों को याद करता है। दूसरी तरफ बुलबुल आग से घिरी हुई एक पेड़ पे बैठी होती है और वो अपने पास्ट को सोच के रोती है और इसके ठीक बाद वो आग में जलकर मारी जाती है। कहानी अब 1 साल बाद शिफ्ट होती है जहां हम इंद्रनील को हवेली में वापस देखते हैं जो कि सत्या की चिट्ठी मिलने पे वापस आया था। सत्या हवेली छोड़कर चला जा चुका था और उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि उस हवेली के तीनों भाइयों ने मिलकर एक औरत को मार डाला है। उस रात जब इंद्रनील सो रहा होता है तो उसे बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उठकर देखता है तो वो बुलबुल की स्पिरिट को मटेरियलाइज होते हुए देखता है और बुलबुल इंद्रनील को एक सिनेस्टर स्माइल देती है। मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बुलबुल मूवी की कहानी और इस फिल्म की कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ लोगों को बस एक ही कन्फ्यूजन होता है कि क्या बुलबुल चुड़ैल थी। तो मेरा मानना है कि दिस वाज जस्ट ए मेटाफर, यानी कि रेड मून का दिखाना, काली माँ के डिपिक्शंस, ये सब एक सिंबलिज्म थी टू शो कि बुलबुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद एकदम बदल गई और वो अब सबसे बदला लेना चाहती थी। बुलबुल के अंदर इतनी बदले की भावना थी कि उसकी पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। मूवी के एंड में वो आग में जलकर मारी जाती है और इंद्रनील के पास फाइनली हम बुलबुल की स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि मोस्टली अपना बदला लेने आई है।